शुभ संध्या। जीव विज्ञान के उत्तक वाले अंश में चले इससे पहले एक अनुपम, अप्रतिम और आप कह सकते हैं भागीरथी प्रयास का परिणाम। कुछ क्षण पहले मुझसे ज्यादा अपडेटेड आप हैं, लेकिन ये हमारी सामाजिक परंपरा रही है जिसका निर्वहन हम सब में होना चाहिए और निश्चित रूप से उसी का एक हिस्सा मात्र अपनी तरफ संजोने का प्रयास कर रहा हूं। तो आपके इस द फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल के फाउंडर मेंबर, जिन्होंने हाल ही में इंदिरा गांधी स्टेडियम में जो कार्निवल हुआ था उसमें बेस्ट एडुकेटर का अवार्ड हासिल किया है, तो हम अपने इस चैनल पर यहां पर भी उनका स्वागत बनता है। तो मैं वार्म वेलकम करता हूं सर का, प्लीज पधारें और एक बहुत बहुत शुभकामनाएं इस विज्ञान प्लेटफॉर्म से भी बनता है उनके लिए। स्टूडेंट सोचेंगे ये सारा स्क्रिप्टेड है, जबकि मुझे खुद पता नहीं था कि मिश्रा जी क्या सोच रहे हो और कैसे क्या प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप भी वो थैंक यू सर। हाँ, ये सब आप लेके आते हो, स्टूडेंट बोर हो जाएंगे अपन को देख देख के। हम जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं और जीना हमारा मकसद होता है, बस उसी का एक परिणाम था। इसी तरह जीडी प्लेटफॉर्म उस हर व्यक्ति के लिए हेल्पफुल रहे जो ये सोचता है कि घर बैठे मैं किस तरह से अचीव करूं। और बहुत अच्छे लगते हैं जब वो कमेंट्स आते हैं उन बहनों के कि हम बाहर जाना हमारी बाध्यता है, हमें किताबें नसीब नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हम एक सपना बना के रख रहे हैं। तो ये ग्राउंड होता है उनके लिए, और जिस दिन उनका अचीवमेंट होगा, जो पहला दस्तखत उनके उस सरकारी रजिस्टर में होगा, उस दिन अहमियत पता चलेगी इस प्लेटफॉर्म की। और सैल्यूटेड कि हम भी उसका हिस्सा हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। बाकी अगेन शुभकामनाएं। अगली क्लास में बच्चों को और संबोधित कर दूंगा, फिर आप क्लास को कंटिन्यू करें। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, आप ये लेके आए। बाकी का भी बहुत बहुत सर को तो मोबाइल रख दो। ले ले ये अनमोल के जाओ भागो बेटा। आप यस, एक बड़ा अचीवमेंट होता है और एक सपना होता है। उस सपने का परिणति बड़े शहरों से बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन जहां से ये रियलिटी शुरू हुआ, बहुत सारी विडंबनाओं और बहुत सारे अप्रत्याशित आप कह सकते हैं प्रतिरोध का सामना करने के बाद ये स्थिति होती है कि अपन एक मुकाम हासिल करें। तो निश्चित रूप से जिस ये सम्मान कुछ भी नहीं है, बहुत बड़े सम्मान अभी वेट कर रहे हैं, और ये हमारा दायित्व भी होता है कि हम इस क्षण को यादगार बना लें। हम आ चुके हैं जीव के उस अंश को बनाने वाली प्रक्रिया में। शुरू एक शब्द से करूंगा जिसे कोशिका कहते हैं साहब। और कोशिका की जो प्रारंभिक जानकारी दें तो एक शब्द आता है प्रकार्यात्मक, और एक आता है संरचनात्मक। ये फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। व्हाट इज सेल? सेल इज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। तो प्रक्रियात्मक, प्रकार्यात्मक थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, कार्यात्मक तक ही सीमित रखिए इसको। कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है किसी भी जीव की। और जब कोशिकाओं का एक समूह, समान काम करने वाली कोशिकाओं का समूह मिलता है, तो वो निर्माण करता है उत्तक का।
और यही विभिन्न प्रकार के उत्तक मिलकर हमारे उत्तक तंत्र का निर्माण करते हैं, और ये उत्तक तंत्र से अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र हमारे संपूर्ण जो हमारी संरचना होती है, जीव संरचना होती है, उस इकाई को या कहें उस जीव को के समस्त कार्यों को संचालित करने के लिए उत्तरदायी होती है। परिभाषा पे ध्यान देते तो वही समान उत्पत्ति संरचना कार्य वाले समूह जो हमने अभी कहा, और ये उत्तक बनाते हैं। जेवियर बिचेट थे, कहीं कहीं इसको W से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उत्तक शब्द का सबसे पहले बिचेट ने इस्तेमाल किया, और उत्तकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करेंगे, ये आपके प्रश्न का सवाल है, ध्यान रखिएगा, उसे हिस्टोलॉजी या औतिकी कहते हैं। उत्तक का अध्ययन, हिस्टोलॉजी, ये जितने लंबे शब्द होते हैं, मैं कंपटीशन में इसके कभी पक्षधर नहीं रहा हूं, लेकिन बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, हमारे इस जो चैनल से जुड़े बहुत सारे नॉन स्ट्रीम हैं, उनके लिए ये जरूरी, एक शब्द में ले आऊं तो विज्ञान वालों के लिए आसान हो जाएगा, लेकिन दूसरे वापस उसमें ये थोड़ी सी अपनी कह सकते हैं पॉजिटिविटी चाहेंगे कि ये किस तरीके से हुआ, हमें पता होना चाहिए। तो भाषा मैंने पूरी ले ली है, उसमें कोई कंजूसी नहीं करी है, बस पढ़ने में आप कंजूसी मत कीजिएगा। तो आपका ये फंडा जो है, एक हार्डिंग भी था कि सारी समस्याएं देखने के बाद खत्म, उत्तक से रिलेटेड। बहुकोशिकीय जीवों का यह संगठन पादपों और प्राणियों में अलग अलग प्रकार का होता है। सब स्वाभाविक है, बहुकोशिकीय तो होंगे क्योंकि एक कोशिकीय जीवों में इतनी सूक्ष्मता रहेगी नहीं। यह है आपका एक चार्ट, और अपने प्रारंभिक दिनों में भी मैंने ये कहा था कि जब भी हम कोई बड़ी तैयारी कर रहे होते हैं तो उस बड़ी तैयारी का एक बड़ा फंडा होता है कि हमारे पास कुछ न कुछ, हमारे पास कुछ न कुछ नहीं, हमेशा ही एक चार्ट होना चाहिए, और वो चार्ट इंडिकेट करें उस टॉपिक को, वो चार्ट इंडिकेट करे लास्ट में उस पूरी यूनिट को। मतलब जब आपकी यूनिट हो जाती है तो पूरा चार्ट होना चाहिए आपके उस टॉपिक से रिलेटेड, और जहां कहीं पे भी वर्गीकरण आ रहा है तो वर्गीकरण से रिलेटेड एक चार्ट होना चाहिए। तो ये रहा आपका चार्ट। उत्तक के दो प्रकार बांट दिए, विभज्योतक और स्थायी उत्तक। विभज्योतक को वापस तीन भागों में बांटा, शीर्षस्थ, पार्श्व विभज्योतक और अंतर्वेशी विभज्योतक। स्थायी उत्तक को सरल और जटिल, इसके और भी अभी शाखाएं होंगी, एक में लेना चाहिए। और विशिष्टता देने के लिए थोड़ा सा मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अब ये जो विभज्योतक है ना, ये शब्द बड़ा हार्ड, बड़ा भारी भरकम लगेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा आप इस तरीके से सोचिए। विभाज्य उत्तक, आप विभज्योतक को छोड़ दीजिए, विभाज्य उत्तक, विभाज्य जो विभाजन योग्य हो, और उत्तक हम मान रहे हैं कोशिकाओं का वह समूह जो समान कार्य करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो विभाज्य उत्तक में एक तो आपका आ जाएगा शीर्षस्थ। शीर्षस्थ से हम जानते हैं एपिकल, सबसे ऊपर वाला भाग, पार्श्व जो उसके किनारों में होगा, और अंतर्वेशी। अब ये बड़ा शानदार शब्द है, अंतर्वेशी। अंतर्वेशी में उसके अंदर खंड खंड से लेना पड़ेगा। ये जब तक बोलूंगा तब तक तो समझ से परे रहेगा, लेकिन इसका एक ऐसा उदाहरण आएगा कि अंतर्वेशी को आप कभी नहीं भूल पाएंगे। विभज्योतक में एक सिंपल सा चित्र आएगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा यहां बना लें, क्योंकि विज्ञान है, आर्टिफिशियल में कम और अपने हाथ से किए हुए काम में थोड़ा ज्यादा विश्वास रहता है। ये मूलगोप एक रुट की या कहें जड़ की संरचना है, और ये इसका मूलगोप, उसके ऊपर लगा एक आवरण समझ दीजिए जो उसकी संरक्षा कर रहा है। अब ये जो भाग है, जड़ हमेशा गुरुत्वानुवर्ती गति करता है, यानी गुरुत्व की तरफ। शुट और रुट दो चीजें हम पढ़ते हैं, तो शुट हमेशा इसके अगेंस्ट जाता है,
ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती कर क्रियाएं होती है, गुरुत्वानुवर्ती गुरुत्व के अनुवर्ती यानी उसकी तरफ। अब ये जो होगा वहां एक विभाजन स्थल है इसका, और सबसे ऊपर इसका शीर्षस्थ विभाजक ये है, यहां पर ये कोशिकाएं विभाजित होंगी, क्योंकि कोशिकाओं, आपको पता होना चाहिए कि कोशिकाओं के विभाजन से ही नवीन कोशिकाएं बनती है, ये कोशिका सिद्धांत कहता है। तो विभाजन होगा इसके शीर्षस्थ भाग में, तो ये इसकी जो शीर्ष लंबाई है बढ़ती जाएगी, यही तने वाले भाग में आएगा। पेड़ की वृद्धि का कारण भी यही होता है। पार्श्व में जब ये विभाजन हुआ, विभाजन के बाद ये इस परिस्थिति में इसके उत्तक रहेंगे, और फिर अंत में जाकर ये और भी विभेदित होंगे, और यहां इसकी स्थिति जो है, यहां इनका जो आपकी सरलता है वो हल्की सी जटिलता का धारण कर रही होगी। और ये पार्श्व विभज्योतक वो हुआ जो आपकी वृद्धि में किनारों को बढ़ाता है, जिसकी वजह से जैसे पेड़ कोई आकार ले रहा है, तो वो जो आकार किनारे साइड से जो किसी का क्षेत्रफल बढ़ता हो या आयतन बढ़ता हो, वो सारे प्रक्रियाएं, आयतन से तो रिलेट थोड़ा ज्यादा हो गया। और अंतर्वेशी की जब बात करेंगे तो अंतर्वेशी, ये जो विभाज्य उत्तक का क्षेत्र रहता है वो अलग अलग स्पॉट पे रहता है। तो फिर वो क्या होगा, इसके बड़े अच्छे उदाहरण हैं आप बांस, और बांस को आप जानते हैं एक घास से, ये दुनिया का सबसे बड़ा घास माना गया है, बड़ी घास माने गई है बांस को। और खास तौर पे घास के अंदर ये गुण होता है, क्योंकि उसका जो अंतर्निवेशन, अगर मैं घास को ये निरूपित करूं तो उसका जो अंतर्निवेशन क्षेत्र है वो इस तरीके से बटा हुआ होता है। इस अंतर्निवेशन क्षेत्र की वजह से अगर आपने घास को यहां से काट दी तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी वृद्धि रुक जाएगी। आपने घास को काट दी तो ये क्षेत्र जो है बढ़ जाएगा, या इस क्षेत्र से उसका डेवलपमेंट हो जाएगा, उसकी वृद्धि होती रहेगी। और यही कारण है घास को बारंबार काट के हम वापस उसे प्राप्त करते रहते हैं, ये निरंतरता चलती रहती है। या बांस अगर आपको याद हो तो ये इसके अंदर पर्व और पर्व संधि बोलते हैं, ये पर्व संधि हो गई, ये पर्व हो जाएगा नोड एंड इंटरनोड। तो जो बांस जब रोपी जाती है तो पूरा बांस नहीं रोपा जाता, उसका बीज नहीं रोपा जाता, बस ये लगा दिए जाते हैं और यही वो वृद्धि करते चले जाते हैं। और वो सब क्यों होता है, अंतर्वेशी विभज्योतक की वजह से। अब इतनी सारी बातों का एक सारांश दे दूं मैं आपको। उस सारांश का तात्पर्य केवल इतना सा है कि उत्तक समान कार्य करने वाली कोशिकाएं। अब उत्तक का प्रकार विभाज्योतक या विभज्योतक। अब विभज्योतक या मैरिस्टेमेटिक जो निरंतर विभाजन करती रहेगी, उसमें विभाजन रुकेगा नहीं। तो विभाजन कहां कहां होगा, शीर्षस्थ भाग में, जिसकी वजह से पेड़ के तने में वृद्धि होती है। सवाल क्या हो सकता है, पेड़ के अग्रभाग में वृद्धि का कारण निम्न विभाजन होगा। ये पेड़ के तने की मोटाई के बढ़ने के कारण यह हो सकता है, या घास में वृद्धि का कारण जिस प्रकार का विभाजन है तो वो ये विभाजन होगा। ये साधारण रूप में, क्योंकि हमने रसायन विज्ञान पढ़ी, टू द पॉइंट है, वहां पर एक निश्चित क्षेत्र है और एक निश्चित उदाहरण है। फिजिक्स पढ़ी, उसमें थ्योरी में ज्यादा क्यों नहीं घुसे थे, क्योंकि उसका एक निश्चित माप है कि उतनी लाइन और उतने ही प्रश्न। वहां फिजिक्स को अगर समझाने की परिकल्पना हम ले तो वो फिर स्पेसिफाइड साइंस एग्जाम होना चाहिए, जहां वो पूरा सिलेबस हो और फिर सूत्र व्युत्पन्न से लेकर सारी प्रक्रियाएं आपको समझाई जाए। उतना आपके उसमें है नहीं, तो वो आपका समय खराब करना होता। इसलिए उसको क्वेश्चन स्वरूप में जितना नोट मेकिंग आवश्यक है उतने के रूप में खत्म करना पड़ा। और यह विज्ञान का वो अंश है, जीव विज्ञान, जिसमें भाषा बहुत ज्यादा है।
समझने की प्रक्रिया में मैं 3 बातों में समझ चुका हूं उसे, लेकिन इसकी लेखन प्रक्रिया जब होगी तो हमारी एक स्लाइड भर जाती है, इतना उसको लिखकर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसलिए यह बताना जरूरी, क्योंकि भाषा परिवर्तित होकर पूछी जाती रहती है। स्थायी उत्तक में आइए। सरल स्थायी उत्तक किसे कहा? जिसकी संरचना सरल है, मतलब उसमें जो विभेदित कोशिकाओं का समूह है वो बड़ा सरल है, वो सरल स्थायी उत्तक। और जो जटिल होता चला गया है वो जटिल उत्तक में, यानी कोशिकाओं की संरचना जटिल होगी तो जटिल स्थायी उत्तक कहा जाएगा। स्थायी उत्तक किसे कहा? जहां विभाजन अब नगण्य है, जिसने स्थायित्व ले लिया है, विभाजन, उत्तरोत्तर विभाजन उसमें देखा नहीं जाता। अगले भाग में यह है आपका स्थायी उत्तक के 2 प्रकार दे दिए, और उनके प्रकार अब हैं आपके मृदुत्तक, स्थूल कोणोत्तक और दृढ़ोत्तक। अब ये जो मृदुत्तक है इसके वापस 2 भाग हैं। एक है आपका एरेनकाइमा, और एक होगा क्लोरेनकाइमा। मतलब उस तरफ क्यों झांकना था वो समझ जाइएगा, वो आपके लिए भी उपयोगी है। ये उलझाता है कोलेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा। कई बार हम गलती से क्लोरेनकाइमा को निरूपित कर देते हैं, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा। तो इसका जो भाग हो रहा है एरेनकाइमा, वो की वो बात आ रही है, क्लोरेनकाइमा वो की वो बात आ रही है, और वहां कोलेनकाइमा, कोलेन रन नहीं रहा। तो कभी भी इस तरीके का आपसे उपक्षेत्र भी पूछ ले कि इसके 2 भाग हैं, मृदुत्तक या पैरेनकाइमा उत्तक के 2 भाग होंगे, और उसके निश्चित रूप से उसके ऑप्शन में वो कोलेनकाइमा जरूर डालेगा, क्योंकि सवाल गलत करवाने हैं ना, तो आधार वही है। तो आप बिल्कुल डटे रहिएगा। पैरेनकाइमा, इसके जो 2 हल होंगे या 2 उपभाग होंगे वो केवल और केवल एरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा। ये वायुत्तक से जुड़े हुए होते हैं, वायु क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें वायुत्तक अधिक होगा वो एरेनकाइमा होगा, लचीलापन देता है ये। और क्लोरेनकाइमा में आपके क्लोरोफिल की उपस्थिति दर्शा रहा होता है। फिर स्थूल कोणोत्तक, जहां स्थूलता आ जाती है, थोड़ा लग्निफ, और ये कह सकते हैं उत्तक के जमाव हो जाएगा और वो वहां से मजबूती धारण कर लेगा। दृढ़ उत्तक और भी ज्यादा दृढ़ होगा, दृढ़ इतना कि बस उसका यांत्रिक सहारा प्रदान करने का काम होगा, लचीलापन खत्म करता चला जाएगा। जाइलम और फ्लोएम, ये आपके पादप के अत्यंत महत्वपूर्ण भाग हैं, जो जटिल स्थायी उत्तक के। ये दोनों आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये विभेदात्मक रूप से भी आपके प्रश्न का हिस्सा बन सकते हैं। और इसको बताने के लिए एक छोटे से पेड़ की कल्पना करूं, हालांकि एक बड़ा पेड़ समझ लीजिएगा इसे। इस पेड़ को जल और खनिज की आपूर्ति होगी, और वो सब आपूर्ति जो है वो इस तने के जाइलम वाले भाग से होती है। और ये कहां तक आपूर्ति हो रही है? पत्तियों को। क्यों हो रही है? क्योंकि यहां क्लोरोफिल मौजूद है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, भोजन बनेगा और ऊर्जा निर्मित होगी। अब इस ऊर्जा को पूरी साइकिल के अंदर, यानी पूरे पेड़ के अंदर पहुंचाने का काम जो है वो फ्लोएम का होता है। तो जो खाद्य संवहन है, सवाल यहीं से आने शुरू हो चुके हैं आपके लिए। खाद्य संवहन का काम फ्लोएम करेगा, खाद्य निर्माण का काम तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होगा,
और जल और खनिज की आपूर्ति जो है जाइलम से होगी। तो यहां से दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइनें जुड़ती है जो अच्छा प्रश्न देती है। इसकी ये एक दिशिक गति करता है और इसकी गति बहुदिशिक होती है, यानी इसे हर क्षेत्र में जाना होता है और उसे एक ही क्षेत्र में पहुंचना होता है। तो ये एक दिशिक और वो बहुदिशिक से ताल्लुक रखता है। फिर इसके अलग अलग भाग होंगे जाइलम के और फ्लोएम के, वो आगे हम पढ़ लेंगे। ये जो बात हम पढ़कर आए थे वो यहां आ चुकी। विभज्योतक उत्तक, उत्तक की कोशिकाओं में तीव्र गति से विभाजन, सूत्री विभाजन होता है और ये जड़ों के अग्र सिरे में पाए जाते हैं। ये पौधों की लंबाई और मोटाई बढ़ाने हैं तो उत्तरदायी होंगे। 3 प्रकार से होते हैं और ये आपके वही जड़ का जो मैंने आपको बताया था, इसको मूलगोप कहा जाएगा, जो आपके मोटे मोटे काम की चीजें हैं। और यहां पर शीर्षस्थ विभज्योतक क्षेत्र है, ये शीर्षस्थ विभज्योतक क्षेत्र आएगा और यहां पर विभाजन होने के परिणाम स्वरूप जैसे जैसे ये जाएगा तो ये वृद्धि से स्थायी की तरफ बढ़ेगा। यहां वो तीनों बात आ गई। ये एपिकल मेरिस्टेम शीर्षस्थ वाला, ये अंतर्वेशी और ये लेटरल। आप इससे आसानी से समझ पाएंगे। ये शीर्ष भाग में है और ये लेटरल इसकी दोनों पार्श्वीय वृद्धि कर रहा है और ये इंटरमेरिस्टल ये बता रहा है कि ये अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद है। तो किस तरीके से जो आपके अंतर्वेशी वृद्धि के लिए या विभज्योतक के लिए उत्तरदायी होता है, वो तीनों बता दिया। एक बड़ी ऑफ रिकॉर्ड बात कि हालांकि एक प्रश्न का है, मेडिकल साइंस के प्रश्न का हिस्सा हो चुका है कि एपिकल मेरिस्टम के ऊपर ये जो विभज्योतक जितने भी तीव्र गति से विभाजन करते हैं, इसके विभाजन की जो गति है वो आपके जीवाणु के गुणन की या कहें कि उनके जनन की गति से तीव्र है। जीवाणु जितनी तेजी से खुद का मल्टीप्लिकेशन करता है या अपना बहुजनन करता है, उसकी जो तीव्रतम गति है वो सबसे ज्यादा मानी गई है। उससे भी तीव्र ये इसका वृद्धि क्षेत्र होता है, इसकी उत्तक की वृद्धि होती है। और यही कारण है कि अगर आप पूरे ब्रह्मांड को शामिल कर लीजिए, उसमें यदि कोई बैक्टीरिया फ्री क्षेत्र है जहां पर जीवाणु अफेक्ट नहीं करता या जहां जीवाणु प्रभावित नहीं करता, वो केवल यही क्षेत्र होगा। जो रूट का अग्रभाग होता है, शीर्षस्थ भाग जड़ का, वो जीवाणु से कभी भी प्रभावित नहीं होगा। एक प्रश्न पूछ लिया गया था एक बार कि अगर एक रूट कैप को काट के कहीं लगा दी जाए तो कौन सा क्षेत्र, तो पता है विद्यार्थियों की जो सबसे बड़ी चीज होती है, समझने से पहले खुरापात उनके दिमाग में आता है कि साहब आपने जब रूट काट ली तो वो रूट तो मर गई ना, तो फिर कैसे बहुगुणन या जनन रहेगा वहां पे। गुरुजी ने समझाया कि तेरे को बताना यह था कि बैक्टीरिया फ्री है, ये नहीं समझाना है कि वो रूट मर गई है जिंदा है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो जड़ है या मूल है उसका अग्रस्थ हिस्सा कभी भी जीवाणु से प्रभावित नहीं होता। और मैंने कह दिया आपको, जो सोर्सेस कभी कभी आपके दिमाग में आ जाते हैं ना कि कहां से है, तो सोर्सेस तो इतने व्यापक है कि पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। शीर्षस्थ अथवा अग्रही विभज्योतक, ये एक शब्द आ गया है जो वापस आपके लिए दुविधा देता है। अपन उसकी तरफ झांके नहीं, दो देख लेना कि बाइलिंगुअल एग्जाम होता है एपिकल, और बहुत अच्छे से समझोगे आप। शीर्षस्थ, एपिकल का मतलब टीप है। यह उत्तक जड़, काम की बात लेना, जड़ एवं तने के अग्रभाग तथा पत्तियों के कक्षों में स्थित होते हैं। फिर पत्तियों का अग्रभाग नहीं है, पत्तियों का कक्ष जहां से उनका विकास होगा।
कलिकाओं में पाया जाता है, मुख्य रूप से पौधों की लंबाई में वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। और इसका एग्जाम्पल प्रोरो शीर्ष और मूल शीर्ष। आपका जो सवाल वाला अंश है वो ये लाइनें हैं। फिर आइए आप पार्श्व विभज्योतक। यह उत्तक पौधों के तनों और जड़ों के पार्श्व भागों में पाए जाते हैं, जो पौधों की मोटाई के लिए महत्व रखती है। और इसी में जाइलम फ्लोएम जैसे संवहनी तंत्र पाए जाते हैं, संवहन कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। ये संवहन उत्तक से रिलेटेड होंगे। जब इसका चित्र खोल के बताएंगे तो वहां ये आ जाएगा कि किस तरह से हम जब इसकी काटते हैं। सपोज कीजिए ये जड़ या कोई तने का अंश है, इसको यहां से काट दीजिए, तो उस काटने के बाद जो हम पिक्चर देखेंगे उस पिक्चर में सारी चीजें अरेंज होती है। कहां जाइलम का आकार होगा, फिर उसके पास फ्लोएम होगा, फिर बीच में एक पूरा घेरा बनेगा, फिर आपका बाह्य चर्म जो होगा वो होगा। एक तरीके से पूरा सिस्टमैटिकली उत्तक के जो अरेंजमेंट होगा वो उसमें दिया हुआ होता है और उसका हम अध्ययन करते हैं। विज्ञान बस इसी का तो काम है। अंतर्वेष्टि विभज्योतक, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होंगे ये हमेशा पर्व संधि पर पाए जाते हैं। वापस से समझ लेना, पर्व संधि किसे कहा? ये बांस है या गन्ना है? अपन हिंदी में गन्ना कह जाएंगे, शुगर कैन कह सकते हैं, मारवाड़ी में वो एक बड़ा प्यारा शब्द है हेलेरी का होटा, और थोड़ा और पूर्वोत्तर चलूं तो कुशियार बोला जाता है इसे। अब इस कुशियार की विशेषता देखना कि यहां पे दो गांठें हैं और इसके बीच ये होता है जहां से हम इसका रस लेते हैं, और ये दोनों ही गांठें नोड, समझना गांठ को नोड ही बोला जाता है। अब नोड के बीच जो आ रहा है वो इंटरनोड। इतना प्यार से या इतनी वो कहें मशक्कत से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नोड और इंटरनोड समझ में आ गया तो कभी दुविधा नहीं है, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन को 100% उल्टा करवाता है। थोड़ा सा एक्सरसाइज हम अपने साथ में लेकर चलें, कभी गलत नहीं होगा। दो गांठ हम बना सकते हैं, गांठों को हमने नोड दे दिए, नाम पर्व हो गया, और पर्व, दोनों पर्वों को जोड़ने वाला ये जो है आपका इंटरनोड बीच का हिस्सा हो जाएगा। तो नोड के बीच का इंटरनोड की परिस्थितियां यहां पे आ चुकी। तो ये उत्तक हमेशा पर्व संधि पर, पर्व की जो संधि है दोनों भागों में, पर्व संधि पर होगा। इन उत्तकों के कारण पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है, और ये वास्तव में शीर्षस्थ विभज्योतक के अवशेष हैं जो बीच में स्थायी उत्तक के आ जाने के कारण अलग हो जाएंगे। और ये आ गया आपके घासों के अगर भाग अगर खा भी लिए जाए तो घास विकसित होती रहती है, उसका कारण वही है। तो इसमें ये तीन बातें, एपिकल, ये इंटरकैलरी अलग अलग जगह पे, और यहां पर जो आपके पर्व संधि वाला हिस्सा है जहां ये संधित होती है वहां से जुड़ा हुआ भाग आ जाएगा। अब है स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक में विभज्योतक परिपक्व होने पर स्थायी उत्तकों में परिवर्तित हो जाती हैं। इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। कोशिकाएं मृत या जीवित, पतली या मोटी भित्ति वाली हो जाती है, और इस वजह से समान कार्य करने वाली होगी। तो इसमें स्थायी उत्तक का केवल परिभाषा है। और यहां पर आप कुछ देखेंगे, अभी जो कुछ देर पहले बता रहा था मैं आपको कि ये देखिएगा कि जब हम इसकी अंतरकाट को लेते हैं तो किस तरीके से ये अरेंजमेंट होता है। ये बाह्य त्वचा अरेंज हो जाएगी, फिर इस भाग में ये जो उत्तक होंगे वो एक कॉर्टेक्स या वल्कुट का हिस्सा बनेंगे। फिर इसके अंदर एक और लेयर होती है जिसे अंतश्चर्म कहा जाएगा, ये परित्वक या पेरिसाइकल हो जाएगा। फिर जो जाइलम और फ्लोएम की बात हो रही है वो आप इसका अरेंजमेंट देखिएगा। ये आपके फ्लोएम यहां पर है,
और ये जाइलम वाली स्थिति है। जाइलम को वापस दो भागों में बांटा, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम। दोनों में एक विशिष्ट अर्थ समझना, जो प्रोटोजाइलम जो पहले बना, प्रो है वो प्रोटो, और उसका जो विकसित रूप है वो मेटाजाइलम है। तो ये एक विशिष्ट आकृति होती है जो इतना अंशतः हमें जाना नहीं है, अन्यथा इसका जब एक एक भाग पढ़ा जाएगा तो वहां पर इनका अरेंजमेंट बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कभी ये प्रोटोजाइलम की स्थिति बदलेगी, कभी मेटाजाइलम की स्थिति बदलती है, और जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट वापस बदलता है। इस आधार पर भी इन संरचनाओं के अलग अलग नाम होंगे। अभी आपकी स्थिति जो है या आप जो अध्ययन कर रहे हैं वो केवल ये कर रहे हैं कि सरल और जटिल उत्तक और जटिल उत्तक की अवस्थिति किस तरह होती है एक अंतरकोशिक ये कोशिका के अंदर वाले भाग में, तो वो विभेदित हिस्सा आपको बता दिया। और इनका अरेंजमेंट हम यदि इस चित्र से समझे तो हमें और ज्यादा बेटर समझ में आएगा। आप देख सकते हैं ये फ्लोएम की पट्टियां जा रही हैं और ये जाइलम इसके अंदर है। एक स्थिति ऐसी भी आएगी जब फ्लोएम को अंदर और जाइलम को बाहरी हिस्से में होता है। इस चित्र को बाहर से देखें तो जाइलम फ्लोएम यहां अरेंज है और ग्राउंड टिश्यूज इसके किनारे हैं, और एपिडर्मल टिश्यूज ये जो बही त्वचा है सबसे ऊपर बाह्य चर्म वो सुरक्षित रखता है किसी भी संरचना को। हम जब भी कभी जैसे हम मानव संबंधी उत्तक पढ़ेंगे तब भी ये आएगा कि हमारा एक्टोडर्मिस और एंडोडर्मिस ये दोनों हमारे में मुख्य अधिचर्म और अंतश्चर्म मुख्य हिस्सा होते हैं। ठीक वैसे वहां पर भी एक प्रमुख हिस्से के तौर पे ये बाह्य आवरण में है, लेकिन इसका जो सबसे खास अंश होता है वो होता है इसका वेस्कुलर रीजन, और वेस्कुलर रीजन में इसका दूसरा जो सबसे बड़ा आपका कहें जोन है वो आपका जाइलम और फ्लोएम का होता है। क्योंकि जाइलम क्या करेगा, ये एक तरह से संवहन का काम करता है, जो पहुंचाने का काम है, और फ्लोएम बहुउद्देशीय गति के जरिए इनकी पूरी खाद्य आपूर्ति को संभाले हुए हैं। अब यहां से आया आपका एक एक हिस्सा मृदुतक पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की स्थिति जब ट्रांसवर्स सेक्शन में देखी है तो इस तरह से है, और पैरेन्काइमा को ये वापस मृदुतक कहा गया है। जैसे इसका नाम है मृदुतक, वैसे ही ये काफी लचीली होती है और लचीलापन ही इसका गुण है। उसी लचीलेपन में ये एरेन्काइमा जो वायुतक पाए जाते हैं वो भी है। ये दे रखा आपके मुलायम भागों से बना है, बाहरी त्वचा और फल के गुदे। क्योंकि फल के गुदे इसलिए क्योंकि लचीलापन इससे ज्यादा बेहतर और कहीं दिखेगा नहीं। और उसका मुख्य कार्य जो है खाद्य पदार्थों, मंड, प्रोटीन और वसा का संग्रहण करना है। और अब ये दो महत्वपूर्ण बात आ गई है, नागफणी और यूफोर्मिया। नागफणी और यूफोर्मिया के मासल तनों तथा पत्तियों में जल संग्रहण का कार्य करते हैं। यदि इनमें हरित लवक उपस्थित होता है तो ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं और क्लोरेन्काइमा कहलाते हैं। जब इसका प्रारंभ आया था तो हमने आपको बताया कि ये क्लोरेन्काइमा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर प्रकाश संश्लेषी कारक क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। और अब ये बताना क्या चाह रहा है वो समझिए। हम ये आज दिन तक पढ़ते आए हैं कि पत्तियों में क्लोरोफिल मौजूद होता है, और इस क्लोरोफिल की वजह से, पर्णहरित की वजह से भोजन बनता है। तो जब ये पर्णहरित बनता है, स्थिति ये आई कि नागफणी के पादप में पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वहां ये ज़ीरोफाइटिक एरिया में है, ये मरुद्भिद क्षेत्र में है, और वहां इनकी जलापूर्ति पूरी नहीं हो पाती। इसलिए वाष्पोत्सर्जन की कमी को, वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित हो चुकी है। इन्हें पर्णाव स्तंभ या फिल्लेक्लेड कहा जाता है। और स्थिति अब आएगी
कि यदि पत्तियां कांटों में बदल गई है तो फिर भोजन कौन बनाएगा। तो इनका जो तना होता है वो मांसल और गुदेदार हो जाता है। वो जो अभी मैंने शब्द इस्तेमाल किया प्रनाभ स्तंभ का, उसका ये गुण यही है, प्रनाभ स्तंभ, यानी वो मांसल और गुदेदार हो जाता है। उसमें पर्णहरित का अंश उपस्थित होने की वजह से वो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होता है। ये विशिष्टता होती है ये। और भाग किसका, मृदुतक का। फिर आइए आप स्थूल कोणोत्तक। स्थूल कोणोत्तक में ये मृदुतक का ही रूपांतरण है, यानी हुआ क्या है वो देखिए आप। ये शाकीय पौधों की बाहरी त्वचा के नीचे, बाह्य त्वचा जो है उससे नीचे, और पत्तियों के पर्णवृंत। अब पत्तियों का पर्णवृंत कौन सा हुआ, ये आपकी पत्ती हुई, और ये पत्ती जिससे जुड़ी हुई है इसको हमने पर्णवृंत कहा। पर्णवृंत में पाए जाते हैं। इसकी कोशिकाएं जीवित, रिक्तिका युक्त और कोशिका द्रव्य युक्त होती है। इसकी कोशिका भित्तियों के कोणों पर सेल्यूलोज और पैक्टिन के जमाव, ये आपके बहुतायत प्रश्नों में सम्मिलित है। जो स्थूल कोणोत्तक में जमाव होगा वो किसका होगा, सेल्यूलोज और पैक्टिन का होगा। परीक्षा तक हम बारंबार इसको याद दिलाते रहेंगे और ये सवाल छूटे नहीं। ये इसका कमेंट आपका होना चाहिए कि ये सेल्यूलोज और पैक्टिन का जमाव होगा। असमान रूप से ये मोटी हो जाती है। इसका मुख्य कार्य पौधों को यांत्रिक बल और लचीलापन प्रदान करना है। हरित प्लवक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के योग्य भी ये होता है। तो इस अंश से सवाल अगर लेने हैं तो दो चीजें होंगी कि ये पर्णवृंत में इनका जमाव होगा, दूसरा कि पैक्टिन और सेल्यूलोज का जमाव होगा। ये इस तरीके से ये देख रखा है कि वॉल की जो थिकनेस है ये इस तरह से इनकी दीवारें आती हैं। तो ये जमाव जो हो जाएगा इसकी वॉल की तरफ होना शुरू हो जाएगा, और ये सेल वॉल था और ये लिग्निन और इन सब का जमाव जो है वो दिखता है। दृढ़ोत्तक, यह उत्तक मोटी कोशिका भित्ति और लिग्निन युक्त मृत हो जाती है, दोनों सिरों पर नुकीली होती है। फिर कोशिका भित्ति में अनेक जगहों पर सेल्यूलोज का जमाव नहीं होता, क्योंकि इन स्थानों पर जीवद्रव्य तंतु होते हैं। ऐसे स्थान पर पिट्स बन जाएंगे, हल्के गड्ढे जो है वो हो जाएगा। लिग्निन युक्त होने के कारण इनका तंतु बहुत ज्यादा दृढ़ हो जाएगा। सबसे ज्यादा दृढ़ अगर उत्तकों में कोई है तो ये नाम से ही प्रकट होता है कि ये दृढ़ोत्तक हैं। और स्क्लेरिड कहा जाएगा। अखरोट, नारियल की अंतःफल वित्तियों में और लेग्यूमिनेसी कुल के बीजों के बीजाकरण में ये उत्तक पाए जाते हैं। ये सवाल का एक अंश आ गया। अखरोट और नारियल की अंतःफल भित्तियां यदि ज्यादा कठोर है तो वो कठोरता किसकी वजह से आ रही है, दृढ़ोत्तक की वजह से, या फिर लेग्यूमिनेसी फली जैसी, जैसा मटर है, मटर कुल कह दीजिए उसको, लेग्यूमिनेसी को वैसे ही। और ये इसके लिमन कैविटी और लॉन्गिट्यूडिनल बता रखा है। स्क्लेरेनकाइमा इस रूप में मौजूद रहेगी। जटिल स्थायी उत्तक में ये संवहन उत्तक कहा जाता है, और पादपों में संवहन का कार्य इनका होता है। जाइलम और फ्लोएम इसके उदाहरण हैं, ये हम जानते हैं। और अब आइए आप, सवाल ही सवाल आपको इस अंश से मिल जाएंगे। और ये दो अंश दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उत्तक में जाइलम और फ्लोएम प्रायोरिटी के साथ पढ़ना है। पहले आप इसके चित्र की तरफ देख लें। ये वाहिका और वाहिनिकाओं में ट्रैकिड्स और वेसल्स होंगे, और इस तरीके से जाइलम पेरेन्काइमा होगी। ये इसके अंश है, इसके भाग हैं। यह पतली लंबी नलिकाओं के रूप में पौधों की जड़ों से लेकर पत्तियों तक फैले होते हैं। अवशोषित जल और खनिज लवणों को पहुंचाने का कार्य करता है, हम बार बार कह चुके हैं इसको। पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है, इसलिए इसे प्राय काष्ठ भी कहा जाता है। अगर ये आया कि काष्ठ
और ये अच्छे स्तर के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि पादप में कास्ट किस रूप को निरूपित करता है, तो उत्तर होगा आपका जाइलम। फ्लोएम साथ में आएगा जरूर। यह 4 प्रकार की कोशिकाओं, देखो वाहिनिका, वाहिनिका आ जाएगी आपकी ट्रेकिड्स, वाहिका वेसल्स, और कास्ट तंतु वुड फाइबर, इसके साथ मृदुतक जो है वो पैरेन्काइमा। यानी जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा दोनों मौजूद होगी। और इसकी विशेषता ट्रेकिड और वेसल्स होते हैं, वाहिनिका और वाहिका। वाहिनिका और वाहिका मृत कोशिकाओं की बनी होती है। ये एक इंपॉर्टेंट भाग है इसका। मृत कोशिकाओं के उदाहरण में इसको पूछा जा सकता है। वाहिकाएं टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में अनुपस्थित होती है। टेरिडोफाइट जब पादप जगत को बांटा था तो 3 प्रारंभिक चरण लिए थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो पेड़ के रूप में आए। तो टेरिडोफाइटा ऐसे उस समय के पादप थे जो जल और थल दोनों पे विकसित हो रहे थे। तो टेरिडोफाइट्स तक ये आए नहीं, जिम्नोस्पर्म में इनका स्थान था नहीं, और एंजियोस्पर्म में ये मिले। जो आज के विकसित पेड़ है वो उस भाग में ये आए। इसका मतलब ये समझिए, सीधे सीधे आपको क्या बताना चाह रहा है कि जब जटिलता एकदम से धारण की तब ये प्रकट हुए। इसका मतलब एंजियोस्पर्म जो है सबसे जटिल इसलिए माना जा सकता है क्योंकि जाइलम इसमें मौजूद है। आवर्त बीजियों में उपस्थित जल और खनिज लवणों के संवहन हेतु इसमें अनेक वाहिनिकाएं और वाहिकाएं होती है। जाइलम के अंतर्गत आने वाले कास्ट मृदुतक जीवित और अधिक मात्रा में है। स्टार्च, वस्य पदार्थों का संचय, जल परिवहन में इनकी सहायता हो जाती है। इसकी कोशिका भित्ति सख्त तथा लिग्निन युक्त होगी जो पौधों को अतिरिक्त यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है, और सामूहिक रूप से इसे जाइलम फाइबर या कास्ट तंतु कहते हैं। विज्ञान का ये रूप नहीं, लेकिन बताना आपके लिए इसलिए जरूरी क्योंकि इसमें से कोई अंश छूटना नहीं चाहिए। और अब है आपका फ्लोएम, तो जो विभिन्न भागों का पहुंचाने वाली बात हम पहले ही बता चुके हैं कि ये संवहनी उत्तक है, भोजन को पहुंचा रहा है। फिर जो 4 भाग वहां पे पढ़े थे वही 4 यहां पर भी है। फ्लोएम फाइबर भी होगा और फ्लोएम पैरेन्काइमा भी होगा, लेकिन 2 अलग होगी। एक चालनी नलिका होगी और एक सखी कोशिकाएं होंगी, कंपेनियन सेल्स, और वहां ट्यूब सेल्स होगी। वो इसकी विशेषता बताती है। ये सीव प्लेट्स हैं और सीव ट्यूब्स, इसको बोला गया। फ्लोएम की अवस्था ये रही और कंपेनियन सेल के साथ ये ट्रांसफर सेक्शन पूरा दिखाते हुए। अब आप इसको यहां से समझिएगा कि चालनी नलिका में छिद्रित भित्ति मुख्य रूप से भोजन पदार्थ के संवहन का कार्य करती है। छोटे बच्चों का काम था यह जानना कि फ्लोएम भोजन का संवहन करता है। अब आप बड़े हैं, शिक्षित हैं, शिक्षक बनने जा रहे हैं, आपको यह पता होना चाहिए कि वो भोजन का संवहन होता कहां से है। तो चालनी नलिका में छिद्रित भित्ति मुख्य रूप से भोज्य पदार्थ के संवहन का कार्य करती है, जबकि अन्य शेष कोशिका उसे इस कार्य में सहायता देती है। फ्लोएम की नलिकाएं जीवित कोशिकाएं होती हैं तथा पौधों की यांत्रिक दृढ़ता में विशेष योगदान नहीं करती। फ्लोएम की नलिकाएं और चालनी नलिकाएं परिपक्व अवस्था में अकेंद्रीय हो जाती है। अब अकेंद्रीय के उदाहरण में चालनी नलिका पूछा जाता है, आरबीसी को पूछा जाता है केंद्रक को आधार मानकर। बस यहां से वहां की तुलना हो जाएगी और अकेंद्रीय अवस्था में हम इसको भी रखेंगे, चालनी नलिका को। और ये कोशिकाएं अनावृत में अनुपस्थित होती है, जिम्नोस्पर्म में ये होती नहीं है। इसके अलावा कुछ अंश हैं जो प्रश्न का हिस्सा बनेंगे
और मुख्य रूप से द्वितीयक वृद्धि इससे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसको शामिल करना जरूरी समझा कि जब पौधा छोटा होता है तो उसमें उत्तक प्राथमिक विभजोतक द्वारा बनते हैं, इसके द्वारा निर्मित उत्तकों को प्राथमिक उत्तक कहा जाएगा। आयु बढ़ने के बाद नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और ये द्वितीयक उत्तक कहलाते हैं। मोटाई में ये वृद्धि करेंगे। द्वितीयक वृद्धि ऐधा और कॉर्क ऐधा के कारण होती है। और ये क्या होता है, यहां तक आए पहले समझ ही लीजिए। एक नवीन पादप आपका अंकुरित बीजांकुरण हुआ, पादप बना। अब उस पादप में तत्काल प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है, वहां पे उसका जो भ्रूणपोष, बीज का भ्रूणपोष आ रहा है, उसके आधार पर वो थोड़ा थोड़ा विकसित होगा, फिर उसमें वृद्धि होगी। वृद्धि के परिणाम स्वरूप जो प्राथमिक उत्तकों का निर्माण होगा और प्राथमिक उत्तकों के बाद द्वितीयक उत्तक बनना निर्धारित होंगे। और इसमें दो प्रकार की वृद्धि होती है, प्राथमिक वृद्धि और द्वितीयक वृद्धि। और द्वितीयक वृद्धि से ही वो वार्षिक वलय का निर्माण शुरू होता है, जिसके आधार पर हम आयु की गणना करते हैं। जैसा बताया था कि आपको एक पेड़ का तने को काट दें तो उसमें एनुअल रिंग्स बनी हुई है, वो रिंग्स हम गिनकर ये पता कर सकते हैं कि इसकी आयु कितनी हो सकती है। लेकिन वो रिंग्स बनेगी कहां से? द्वितीयक वृद्धि से। और द्वितीयक वृद्धि यहां कुछ बता रखा है कि द्वितीयक उत्तकों के कारण होगा, जो ये अंगों के मोटाई में वृद्धि करता है। जाइलम और फ्लोएम के बीच विभज्योतिक उत्तक जो है, इसकी कोशिकाओं के विभाजन से एक और जाइलम और दूसरी ओर फ्लोएम कोशिकाएं बनती हैं। इस प्रकार द्वितीयक वृद्धि होती है। ये कैम्बियम की परिभाषा है। ये कैम्बियम को निरूपित किया है कि कैम्बियम क्या है? जाइलम और फ्लोएम के बीच स्थित विभज्योतिक उत्तक है और ये इसकी कोशिकाओं के विभाजन से एक ओर तो जाइलम बनेगा और दूसरी ओर फ्लोएम कोशिकाएं बनती है और इस प्रकार द्वितीयक वृद्धि होती है। तो जो वहां पर पढ़ा था अपन ने, यदि उस भाग में देखें, ये जब आया था तो ये आपको अच्छे से बता देगा कि कैम्बियम वाली स्थिति ये रही आपकी और ये रहा फ्लोएम। अभी जो आपने पढ़ा है कि ये कैम्बियम होता है, यहां पर ये वाला स्थिति कि ये कैम्बियम है और कैम्बियम के एक ओर जो वो फ्लोएम होगा और दूसरी ओर जाइलम का विकास होगा। यही आपके इस आखिरी ये जो लाइन है इसको देख सकते हैं आप। जाइलम और फ्लोएम के बीच स्थित विभज्योति उत्तक, इसकी कोशिकाओं के विभाजन से एक और जाइलम और दूसरी ओर फ्लोएम कोशिकाएं बनती हैं। इस प्रकार द्वितीयक वृद्धि होती है। तो कैम्बियम की एक आसान परिभाषा, ये उत्पादक उत्तक था। जंतु उत्तक में हमारी कोशिकाएं, हमारा शरीर जो बना है और इस शरीर में जो टेंडन होते हैं, जो लिगामेंट्स होते हैं, एक अनुपम चीज पढ़ेंगे। गलती से किसी का एक्सीडेंट हो जाए और यहां ऑपरेशन यदि उसका हो गया तो यकीन मानिए कि 1.5 से 2 महीनों तक यदि वो इतना सा मूव भी हो गया तो इतना खतरनाक और पेन होगा, असहनीय पीड़ा हो सकती है जो उसको झेलना मुश्किल है। बड़े बड़े इंजेक्शन उसका इलाज बनकर आए हैं, लेकिन वो सब होता क्यों है? आखिर किस चीज को हटाते हैं डॉक्टर और किसको बनने में समय लगता है? इन सब के साथ अगली क्लास होगी तो हम दोबारा मिलेंगे। एक बार फिर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, चयन की अग्रिम शुभकामनाएं और फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन एजुकेशनल चैनल पर आप सभी को शुभ संध्या। जय हिंद, जय भारत।